नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मरुज्ञान एकेडमी के। आज हम इस क्लास के अंदर भारतीय बजट का इतिहास से संबंधित जो फैक्ट हैं या जो जानकारी है उनसे संबंधित बात करेंगे। इनसे रिलेटेड आजकल आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछने लगे हैं। इसीलिए हम आरपीएससी के पैटर्न को देखते हुए और अधीनस्थ बोर्ड के पैटर्न को देखते हुए इस टॉपिक को करेंगे, जहाँ से हमें लगता है कि भारतीय बजट के इतिहास से रिलेटेड हमसे जो जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन पे हम आज बात करने वाले हैं। इससे संबंधित आपको यूट्यूब पर बहुत कम जानकारी मिलेगी, इसीलिए आप इस क्लास को बहुत तारतम्यता से देखिएगा और सुनिएगा, जिसके अंदर हम बहुत गहराई पूर्वक और अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए बात करेंगे। इसके अलावा एसएससी और रेलवे की जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए भी ये क्लास फ़ायदेमंद रहेगी। तो इसीलिए चलो हम आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम बजट शब्द पे बात करते हैं कि बजट जो शब्द है वो शब्द कहाँ से आया, कैसे आया, किस प्रकार इस बजट शब्द की विवरण मिलता है। तो सबसे पहले हमें इसके बारे में पता लगाते हैं। तो हमें पता लगता है कि बजट एक लैटिन भाषा का शब्द है जो बुल्गा शब्द से बना है, और दूसरी यही बुल्गा शब्द लैटिन भाषा का ही आगे जा कर के फ्रेंच भाषा में बाउगेट्टे शब्द में कन्वर्ट हुआ, और यही बाउगेट्टे शब्द का अर्थ है चमड़े का थैला। अर्थात सिंपल भाषा में बोलूँ तो बजट शब्द का अर्थ ही होता है चमड़े का थैला। जो एक चमड़े के थैले में पेश किया जाता है उसे बजट कहते हैं। इसके अंदर उस देश से संबंधित पूरे आय व्यय को लेकर के ब्यौरा होता है, तो ये बजट होता है। इसी बजट शब्द का आगे अंग्रेजी शब्द बना था बजट। तो हमें ये तीन चीज़ें पता लगी। बजट शब्द ओरिजिनल लैटिन भाषा के बुल्गा शब्द से बना, जो बाद में फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर बाउगेट्टे शब्द में कन्वर्ट हुआ, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। यही आगे जाके अंग्रेजी भाषा के अंदर बजट शब्द बना। भारत के संविधान के अंदर बजट शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। बजट शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। वहाँ आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है, जो पूरे संविधान के अंदर पूरे भारत के आय व्यय को लेकर के लेखा जोखा के बारे में बताता है। उसी के साथ ही एक फैक्ट ये भी है कि भारतीय बजट का जनक किसे कहते हैं, तो पीसी महालनोबिस को भारतीय बजट का जनक कहते हैं। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है। बजट लैटिन भाषा के बुल्गा शब्द से बना, जो फ्रेंच के अंदर बाउगेट्टे हुआ, जिसका अर्थ है चमड़े का थैला। अंग्रेजी शब्द बजट, और भारत में संविधान में बजट शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। उसकी जगह आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। भारतीय बजट के जनक की बात करें तो पीसी महालनोबिस को भारतीय बजट का जनक कहते हैं। तो ये कुछ बेसिक बातें हुई बजट को लेकर के। उसके बाद हम जब आगे जाते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि बजट को तैयार कौन कौन करता है। तो केंद्रीय वित्त मंत्री, उसके अलावा हमारे भारत के वित्त सचिव होते हैं, उसके अलावा भारत के वित्त राजस्व सचिव होते हैं, उसके अलावा भारत में मुख्य आर्थिक सलाहकार वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और एक टैक्स रिसर्च यूनिट होती है जो टैक्स वगैरह लगाती है, टैक्स पे रिसर्च करती है, कब किस पे कितना टैक्स और कितना कम करना चाहिए, कितना बढ़ाना चाहिए, वो यूनिट होती है पूरी। तो ये सभी मिलकर के, इतने विभाग या डिपार्टमेंट मिलकर के हमारा जो बजट है वो तैयार करते हैं। तो हमें ये भी पता होना चाहिए बजट तैयार कौन कौन करता है। ऑप्शन में इनसे क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कुछ कौन सा मंत्रालय या कौन सा विभाग बजट को तैयार करने में शामिल होता है, कौन सा नहीं होता है। तो हमें इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। केंद्रीय वित्त मंत्री, वित्त सचिव, राजस्व सचिव, मुख्य आर्थिक सलाहकार, टैक्स रिसर्च यूनिट, ये सब मिलकर के इसको तैयार करते हैं। बात करें इसकी छपाई की तो नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में 1980 के बाद से इसकी छपाई वहाँ होती है। तो इसकी बजट की जो छपाई होती है वो नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में होती है 1980 के बाद। वहीं हमें वर्तमान में बात करें इन लोगों में तो केंद्रीय वित्त मंत्री हमारे निर्मला सीतारमण जी है, केंद्रीय वित्त सचिव अजय सेठ हैं, केंद्रीय राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव है, और मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन है। तो ये करंट के कुछ फैक्ट हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। तो हमें पता होनी चाहिए कि निर्मला सीतारमण वर्तमान में केंद्रीय वित्त मंत्री है, अजय सेठ केंद्रीय वित्त सचिव है,
अरविंद श्रीवास्तव केंद्रीय राजस्व सचिव है और डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन मुख्य आर्थिक सलाहकार है। उसके अलावा बजट में शामिल क्या क्या होता है, बजट जो आता है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती है, तो वो पता करनी है। तो उसमें पहला पॉइंट है कि पिछले वित्त वर्ष के अंतिम आंकड़े, जो पिछला वित्त वर्ष चला गया उसके अंतिम आंकड़े क्या क्या है वो बजट में शामिल होते हैं। उसके अलावा जो भी चालू वित्त वर्ष है उसके संशोधित आंकड़े वो हमें बताए जाते हैं और अगले वित्त वर्ष के प्रस्तावित आंकड़े इसमें अनुमान होता है। जैसे अभी जो बजट है वो 2026-27 का है, तो इसमें ये आंकड़े इस वर्ष के तो क्या है, अनुमान है। जो चालू वित्त वर्ष है अभी हमारा जो चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, 2025-26, इसके संशोधित आंकड़े आ चुके हैं कि 2025-26 अभी पता है कि ये जो वित्त वर्ष समाप्त होना है 26 वाला, ये कब समाप्त होना है, 31 मार्च 2026 को ये समाप्त होना है। तो अभी 31 मार्च आई नहीं दिनांक, अभी इसके एक महीने से ऊपर के समय पड़ा है। और जब भी हमारा बजट आ रहा है वो बजट आया था 1 फरवरी को, मतलब 2 महीने का समय अभी बकाया था। तो ये आंकड़े अभी 2 महीने के आने बकाया है, इनके बारे में पता नहीं है हमें। तो ये लगभग ये आंकड़े पेंडिंग रहते हैं। उसके अलावा जो पिछला वित्त वर्ष था उसके संशोधित आंकड़े आए हैं, जो 2024 और 25 था, इसके पूरे संशोधित आंकड़े कंप्लीट आए हैं। क्योंकि जब पिछला बजट आया था हमारा 2025-26 वाला, तो 2024-25 के संशोधित आंकड़े आए थे, वो कंप्लीट नहीं था उस समय तक। इसीलिए 3 सालों के, एक तो जो चल रहा है वर्ष उसके, एक आगे वाले वर्ष के लिए तो बजट होता ही है। बजट का मतलब क्या होता है कि आगे आने वाले वर्ष में हम क्या करेंगे, उसके लिए प्रस्तावित अनुमान होते हैं टोटल। इसके अलावा जो चल रहा वर्ष है उसके संशोधित आंकड़े जब तक कि हम बजट पेश कर रहे हैं तब तक की, और उससे पिछले साल के वित्त वर्ष के आंकड़े जो कंप्लीट हो चुका है उसके संशोधित आंकड़े। तो ये 3 प्रकार के आंकड़े हमारे इस बजट में होते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कौन कौन से आंकड़े हमारे बजट में शामिल होते हैं। पिछले वित्त वर्ष के अंतिम आंकड़े, चालू वित्त वर्ष के संशोधित आंकड़े और अगले वित्त वर्ष के प्रस्तावित आंकड़े। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। उसके अलावा बजट कितने प्रकार का होता है, तो हम बजट के प्रकार की बात करें तो एक तो पारंपरिक बजट होता है, एक निष्पादन बजट होता है, एक शून्य आधारित बजट होता है, एक आउटकम बजट होता है, एक जेंडर बजट होता है। इनसे संबंधित आप ईयर याद रखेंगे, इनको कब शामिल किया गया था, मिलान करने से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। पारंपरिक बजट हमारा स्टार्टिंग से चल रहा है 1947 से। निष्पादन बजट 1968 में शामिल किया गया। शून्य आधारित बजट 1987 में शामिल हुआ। आउटकम बजट 2005 में शामिल हुआ और जेंडर बजट भी 2005 में शामिल हुआ। आपको इन बजटों के नाम देकर के क्रमानुसार भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि इनको प्राचीन से नवीनता की तरफ एक क्रम में लगाइए, आरोही क्रम में लगाइए, अवरोही क्रम में लगाइए, काल क्रमानुसार। तो आपको पता होना चाहिए पहले पारंपरिक, फिर निष्पादन बजट, शून्य आधारित बजट, आउटकम बजट और जेंडर बजट। वर्तमान में जो बजट आता है उस बजट में मेनली 2 आंकड़े होते हैं, राजस्व बजट और पूंजीगत बजट। ये हम अगली क्लास में समझेंगे कि राजस्व बजट क्या होता है, पूंजीगत बजट क्या होता है, इसमें क्या क्या आंकड़े होते हैं। परंतु वर्तमान में बजट 2 प्रकार का होता है, ये हमें पता होना चाहिए। उसके अलावा अब हम चलते हैं हमारे मेन फैक्ट्स पर, जो क्वेश्चन बनाता है कन्फर्म। यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर का फेवरेट रहता है। जैसे हम बात करें बजट की, तो बजट की शुरुआत कब हुई, तो बजट की जो शुरुआत होती है वो होती है 7 अप्रैल 1860 को। सबसे पहले भारत का जेम्स विल्सन नामक व्यक्ति था जिसने भारत में बजट प्रक्रिया की शुरुआत की थी, और ये भारत का पहला बजट था। तो हमें पता होना चाहिए कि भारत का पहला बजट 1860 के अंदर जेम्स विल्सन नामक व्यक्ति के द्वारा पेश किया गया था, और यहाँ से भारत में बजट प्रक्रिया की हम शुरुआत मानते हैं। उसके अलावा जो हमारा वित्त वर्ष है 1 अप्रैल से 31 मार्च वाला, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का, इस वित्त वर्ष की शुरुआत कब से हुई थी, ये वित्त वर्ष कब डिसाइड किया गया कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होना चाहिए, तो ये 1867 में डिसाइड हुआ था। उसके बाद 1924 के अंदर एक वर्ष समिति बनी थी 1920-21 में, उसने रेल बजट का सामान्य बजट से अलग कर दिया था। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है कि रेल बजट और सामान्य बजट को अलग अलग किस समिति की सिफारिश पर किया गया था, एक वर्ष समिति की सिफारिश पर, जो 1920-21 में बनी थी, पर इसको लागू 1924 में किया गया। इसलिए 1924 में रेल बजट और सामान्य बजट को अलग अलग किया गया। 1946-47 में अंतरिम सरकार बनी थी हमारी, उसके वित्त मंत्री बनाए गए थे लियाकत अली को, और उन्होंने अविभाजित भारत का अंतिम बजट पेश किया था। क्वेश्चन आ जाए कि अविभाजित भारत का अंतिम बजट कौन सा था, तो 1946-47 का, और उस समय अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री लियाकत अली। हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि एक तो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उसमें बड़ी पार्टी, और एक मुस्लिम लीग थी। तो मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल
कांग्रेस के अंदर हम बात करते हैं तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सरकार बना ली थी। बाद में मुस्लिम लीग उसमें शामिल हो गई थी। मुस्लिम लीग पार्टी के शामिल होने के बाद मुस्लिम लीग पार्टी की तरफ से एक व्यक्ति जो अंतरिम सरकार में मंत्री बने थे, लियाकत अली, वो वित्त मंत्री का भार लेते हैं और वित्त मंत्री के तौर पे वो अंतरिम सरकार का बजट पेश करते हैं। तो कोई क्वेश्चन पूछ ले कि भारत की अंतरिम सरकार का बजट किसने पेश किया था? वित्त मंत्री लियाकत अली ने 1946 और 47 के ईयर का। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो जाता है। आज़ाद होने के बाद में 26 नवंबर 1947 को भारत के पहले वित्त मंत्री बनते हैं आर के षणमुख सेठी। इन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था और ये एक प्रकार का भारत का हम कह सकते हैं कि पहला अंतरिम बजट था। पहला कैसा बजट था? अंतरिम बजट था। अंतरिम बजट का मतलब होता है वह बजट जो पूर्ण वर्ष के लिए न दिया जाता हो, पूरे वर्ष के लिए न होता हो, वो हाफ ईयर या जब तक सरकार का टर्नओवर है तब तक रहता हो। जैसे ये 26 नवंबर 1947 को शुरू हुआ था तो ये बीच में से शुरू हो रहा है। कब से शुरू हो रहा है? बीच में से। आगे कंप्लीट ईयर तक 31 मार्च तक दिया गया था। आगे 31 मार्च 1948 तक का बजट था, तो ये पीछे का बजट नहीं था, इसलिए अंतरिम बजट बोलते हैं इसको। भारत का प्रथम अंतरिम बजट कह सकते हैं हम। उसके बाद कभी क्वेश्चन पूछा गया कि गणतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया था? तो जॉन मथाई ने। ये गणतंत्र भारत का है और ऊपर वाला स्वतंत्र भारत का था, ये ध्यान रखना है हमें। और ये कब पेश किया गया था? 28 फरवरी 1950 को। तो गणतंत्र भारत का जॉन मथाई ने 28 फरवरी 1950 को बजट पेश किया था पहला। और स्वतंत्र भारत का पहले वित्त मंत्री आर के षणमुख सेठी ने 26 नवंबर 1947 को बजट पेश किया था। इम्पोर्टेंट यहाँ से बात शुरू होती है कि 1950 के अंदर एक घटना होती है बजट लीक कांड। उसमें हमारा बजट लीक हो गया था। हुआ क्या कि उस समय जब बजट लीक हुआ तब तो हमारा बजट जो पेश बनता था या छपाई होती थी वो राष्ट्रपति भवन में हुआ करती थी। फिर बाद में उस राष्ट्रपति भवन को छोड़ करके अलग जगह बजट की छपाई शुरू हुई और 1980 में हम पढ़ चुके हैं कि नॉर्थ ब्लॉक के अंदर बजट की छपाई होना शुरू हो चुकी थी। तो 1950 में एक घटना तो बजट लीक हुआ था। अब बजट जब लीक हुआ ना तो उसके बाद में बजट के लेकर के सिक्योरिटी बढ़ाई गई। अब क्या होता है कि 1950 से एक रस्म चलाई गई जिसका नाम है हलवा सेरेमनी। हलवा सेरेमनी का अर्थ है कि बजट जब बनना शुरू होता है, जैसे बजट जब आता है उससे 10-15 दिन पहले उसको बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। तो उसके अंदर क्या होता है कि कुछ लोगों को, जो फिक्स लोग हैं जो इसको बजट को तैयार करते हैं, उन लोगों को नॉर्थ ब्लॉक के अंदर एक बेसमेंट के अंदर एक जगह है, एक ऑफिस है, उस ऑफिस में सभी को लॉक कर दिया जाता है। इसीलिए इसको बोलते हैं लॉक इन प्रणाली। और जो लॉक किया जाता है उससे पहले वित्त मंत्री अपने हाथों से हलवा बना करके सभी को मुंह मीठा करवाते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं हलवा सेरेमनी। तो कोई क्वेश्चन आ जाए हलवा सेरेमनी क्या है, तो ध्यान रखना बजट जब तैयार होता है उससे पहले वित्त मंत्री सबका मुंह मीठा करवाते हैं, हलवा बनाया जाता है उस ऑफिस में और बाद में उन लोगों को लॉक कर दिया जाता है, इसलिए लॉक इन प्रणाली है वो। तो लॉक इन प्रणाली की शुरुआत, हलवा सेरेमनी की शुरुआत और बजट लीक कांड 1950 से शुरू हुआ। उसके बाद 1955 में हमारे वित्त मंत्री बने थे C.D. देशमुख साहब। बजट दस्तावेज हिंदी में पहली बार पेश किया गया। अंग्रेजी में तो हो ही रहा था, इतने सालों से इंग्लिश लैंग्वेज में चल ही रहा था, पर हिंदी में पहली बार बजट कब पेश हुआ था? 1955 में वित्त मंत्री C.D. देशमुख के द्वारा किया गया। 1965-66 में वित्त मंत्री बने हमारे T.T. कृष्णाचारी। उन्होंने पहली बार VDI स्कीम लाए और VDI स्कीम के जरिए उन्होंने पहली बार काले धन को बाहर लाने की कोशिश की थी। तो ब्लैक मनी को पहली बार बाहर लाने की कोशिश वित्त मंत्री T.T. कृष्णाचारी द्वारा की गई थी 1965-66 में, और स्कीम लाई गई थी जो थी VDIS। उसके बाद 1973-74 की घटना है कि वित्त मंत्री बने हमारे यशवंत बी चौहान और उन्होंने पहली बार ब्लैक बजट पेश किया। ब्लैक बजट इसलिए बोलते हैं इसको कि इस बजट के अंदर भारत को लगभग सबसे बड़ा जो राजस्व घाटा हुआ था 550 करोड़ रुपए का, 550 करोड़। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि 1973-74 में वित्त मंत्री यशवंत बी चौहान के समय का जो बजट है उस बजट को क्या बोलते हैं? ब्लैक बजट। तो ब्लैक बजट भारत में कब पेश किया गया था? 1973-74 में। किसने किया था? यशवंत बी चौहान ने, जिसमें हमारा राजस्व घाटा बहुत बड़ा था, देश को बहुत बड़ा राजस्व घाटा हो रहा था उस बजट के अंदर, इसलिए इसको बोला गया ब्लैक बजट। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट हैं, इनको क्रम से याद रखना है, कभी क्रमावली से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। इसके बाद की बात करते हैं आगे घटनाओं पे।
जब आगे की घटनाओं की बात करें तो 1991 के अंदर वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने बजट पेश किया था। उस बजट को बोलते हैं एपोकल बजट। आपने एक घटना सुनी होगी एलपीजी रिफॉर्म 1991 में। जब एलपीजी रिफॉर्म हुआ तो उससे बहुत बड़े चेंजेस हुए थे हमारे यहाँ। जब उन चेंजेस की वजह से बोलते हैं कि जो हमारा बजट आया उस बजट में बहुत अलग अलग बातें, नई नई बातें थी और चेंजिंग वाली बातें थी। अचानक से बहुत कुछ चेंज था उस बजट में। इसीलिए 1991 के बजट को क्या बोलते हैं? एपोकल बजट। तो कभी ध्यान रखना, एपोकल बजट क्या था? 1991 में वित्त मंत्री मनमोहन सिंह द्वारा पेश किया गया था। 1997 से 98 के बीच में वित्त मंत्री पी चिदम्बरम साहब बने थे और इस बजट को बोलते हैं ड्रीम बजट। तो ड्रीम बजट किस बजट को बोलते हैं? 1977 से 78 का जो बजट आया था वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने पेश किया था। इस बजट को ड्रीम बजट इसलिए बोलते हैं कि टैक्स में सबसे ज़्यादा छूट दी गई थी इस बजट में। आम आदमी को जो टैक्स में छूट मिली थी सर्वाधिक, वो इसी बजट में मिली थी। तो आज तक इतिहास की सर्वाधिक छूटें टैक्स के अंदर दी गई। तो ड्रीम बजट के रूप में 1997-98 के अंदर वित्त मंत्री पी चिदम्बरम द्वारा दी गई थी। आगे 1999 की बात करें तो इस समय जो बजट पेश किया था वो वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने पेश किया था। इससे पहले जो बजट पेश होता था वो शाम के समय 5 बजे हुआ करता था। पहली बार बजट को सुबह 11 बजे पेश किया गया 1999 में यशवंत सिन्हा के द्वारा। कारण ये था कि इससे पहले जब अंग्रेज राज किया करते थे तो शाम के 5 बजे पेश इसलिए करते थे कि उस समय इंग्लैंड में 11 बजे हुए होते थे। अब अंग्रेज चले गए, देश स्वतंत्र हो गया। 1999 तक वही जो स्ट्रीम थी वही चलती आ रही थी, वही एक ही जो रूढ़िवादी तरीका था उसी को चलाए जा रहे थे। पर यशवंत सिन्हा ने कहा कि अब हम आज़ाद हो चुके हैं, अब हमारा बजट हम खुद लाते हैं, हमें खुद सब कुछ करना है, हमारा इंग्लैंड से कोई लेना देना ही नहीं रहा अब, तो हम क्यों बजट को शाम 5 बजे पेश करें। इसलिए उन्होंने सुबह 11 बजे बजट प्रस्तुत करना शुरू किया ताकि पूरे दिन उस बजट पे संसद में बहस हो सके, संसद में चर्चा हो सके बजट को लेकर के, ताकि टाइम मिल जाए। शाम 5 बजे बजट पेश करने के कारण संसद में चर्चा ही नहीं हो पाती थी। इसीलिए यशवंत सिन्हा ने सुबह 11 बजे बजट पेश किया। सन 2000 में वित्त मंत्री फिर वापिस यशवंत सिन्हा थे और इन्होंने इस बजट जो पेश किया उस बजट को कहते हैं मिलेनियम बजट। मिलेनियम बजट इसलिए बोलते हैं कि इस समय सदी या शताब्दी चेंज हो रही थी। हम 20वीं सदी से 21वीं सदी में प्रवेश कर गए थे। तो 20वीं सदी से 21वीं सदी में प्रवेश किए, इसीलिए इस बजट का नाम क्या हो गया? मिलेनियम बजट। एक सदी का बजट कंप्लीट कर दिया, दूसरी सदी में हम प्रवेश कर गए थे, इसलिए इसे मिलेनियम बजट कहते हैं। सन 2017 में वित्त मंत्री थे हमारे अरुण जेटली। उन्होंने इस बजट को 28 फरवरी के बजाय 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत करने की प्रक्रिया शुरू की, ताकि हमें प्रॉपर टाइम मिल जाए 2 महीनों का कि हम इस बजट के अंदर पूरा रिसर्च कर सकें, पूरी बातें कर सकें। संविधान संसद के अंदर जो जो बजट को लेकर के चर्चाएं होती है, जो जो बिल आते हैं सभी लाए जा सकें, टाइम पूरा मिल जाए बजट को। इसीलिए 2 महीने का टाइम लेने के लिए उन्होंने 28 फरवरी के बजाय 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत करना शुरू किया। फिर 2017 में अरुण जेटली के समय में ही एक घटना और होती है कि विवेक देबरॉय समिति, ये आप नाम बहुत कम रेयर पढ़ते हो, बहुत ही कम मिलता है पढ़ने के लिए। इसी समिति की सिफारिश पर रेल बजट का आम बजट में वापस क्या कर दिया गया? विलय। हम पीछे पढ़ चुके हैं कि 1924 के अंदर, वापस ये देखो 1924 में एक वर्ष समिति की सिफारिश पर रेल बजट का सामान्य बजट से अलग किया गया था। वही 2017 के अंदर विवेक देबरॉय समिति की सिफारिश पर रेल बजट का आम बजट में क्या कर दिया गया? विलय कर दिया गया। ये हमें यहाँ पे पढ़ने को मिलता है। उसके बाद सन 2019 की बात करें तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बनते हैं। उन्होंने पहली बार बजट को चमड़े के थैले की बजाय लाल रंग के कपड़े में पेश किया था। तो लाल रंग के कपड़े में पेश होता है, वो कब से शुरू हुआ था? 2019 से निर्मला सीतारमण ने शुरू किया था। सन 2021 की बात करें तो इसमें निर्मला सीतारमण वापस बने और उन्होंने पहली बार भारत का पेपरलेस बजट पेश किया था। क्वेश्चन आए, भारत का पहला पेपरलेस बजट कब पेश हुआ था? 2021 में। किसने किया था? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। और 2026 के बजट की खास बात यही है कि इन्होंने निर्मला सीतारमण ने जो पेश किया है कि भारत में पहली बार है कि ये बजट रविवार के दिन पेश किया गया है। और इसी रविवार के दिन के बजट पेश करते हुए सरकार ने यह संदेश भी दिया है कि सरकार की कोई छुट्टी नहीं होती, सरकार 24 घंटे 365 दिन काम करती है, छुट्टी कर्मचारियों की हुआ करती है। तो सरकार किसी प्रकार की कोई छुट्टी में बिलीव नहीं करती और सरकार 365 दिन 24 घंटे काम करती है। इसीलिए उन्होंने रविवार के दिन ये बजट पेश करके एक नया संदेश जनता को दिया है। तो भारत में पहली बार रविवार के दिन बजट कब प्रस्तुत किया गया?
2026 में। ये कुछ घटनाएं हैं जो बजट से रिलेटेड है। पेपर में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन क्रमावली से पूछा जा सकता है, क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप इनको लेकर के थोड़ी सी जानकारी रखिएगा ताकि आपको ध्यान रहे कि कब कौन सी बजट के लेकर के बात हुई थी। उसके अलावा हम बजट में कुछ अन्य तथ्यों की बात करें तो सबसे लंबा बजट शब्दों के अनुसार 1991 में मनमोहन सिंह ने पेश किया था पहली बार। और सबसे लंबे बजट में समय के अनुसार बात करें तो सन 2020 में निर्मला सीतारमण ने, इन्होंने समय ज़्यादा लिया, इन्होंने शब्द ज़्यादा कहे थे बजट में। तो शब्दों के अनुसार मनमोहन सिंह का बजट आएगा और निर्मला सीतारमण का समय के अनुसार बजट आएगा। इन्होंने टाइमिंग बहुत ज़्यादा ली थी, सबसे लंबा बजट दिया, 2 घंटे से ऊपर का बजट था ये। सबसे छोटा बजट की बात करूं तो 1997 में हीरू भाई मूलजी भाई पटेल ने पेश किया था। मात्र लगभग 800 शब्द ही थे इनके बजट के अंदर और कुछ नहीं था। 800 शब्दों में इन्होंने पूरा बजट दे दिया था 1977 में। हीरू भाई मूलजी भाई पटेल, HM पटेल, ध्यान रखना इनके बारे में। सबसे लंबा बजट मनमोहन सिंह या फिर निर्मला सीतारमण, शब्दों में समय के अनुसार। सबसे छोटा बजट पूछे तो 1977 में हीरू भाई मूलजी भाई पटेल के द्वारा पेश किया गया। भारत में पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने बजट पेश किया था वो थे जवाहरलाल नेहरू 1958 में। इनके वित्त मंत्री ने इस्तीफा दे दिया था, उसकी वजह से जवाहरलाल नेहरू ने बजट पेश किया था। बाकी वित्त मंत्री पेश किया करते थे, पर पहली बार था जब जवाहरलाल नेहरू को ऐसे प्रधानमंत्री रहते हुए भी बजट पेश करना पड़ा था। वह वित्त मंत्री जिन्हें स्वयं के जन्मदिन पर 2 बार बजट पेश किया वो थे मोरारजी देसाई। 1964 और 1968 में 2 बार इन्होंने अपना बजट पेश किया था, वो अपने जन्मदिन पर किया था। मोरारजी देसाई का जो जन्मदिन था वो था 29 फरवरी के दिन। और हमारी ये प्रथा चली आ रही थी कि फरवरी के अंतिम दिन ही हम बजट पेश किया करते थे। 1964 और 1968 आपको पता होगा, लीप ईयर का कॉन्सेप्ट आपने सुन रखा होगा। लीप ईयर जिसमें वर्ष में 366 दिन होते हैं और 366 दिन होने पर क्या होता है कि फरवरी 29 दिन की हो जाती है, वरना फरवरी रहती है 28 दिन की। इसीलिए मोरारजी देसाई के समय के अनुसार 1964 और 68 में लीप ईयर पर इनका 29 फरवरी का जो साल हुआ, इसी वजह से मोरारजी देसाई ने 29 फरवरी के दिन अपना बजट पेश किया, जो उनका जन्मदिन भी था। भारत में बजट प्रस्तुत करने वाली पहली महिला की बात करें तो इंदिरा गांधी, पर इंदिरा गांधी ने वित्त मंत्री के तौर पे नहीं किया, ये प्रधानमंत्री थे। इनके वित्त मंत्री ने इस्तीफा दे दिया था, जिसकी वजह से इनको बजट पेश करना पड़ा था। और देश के वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश करने वाली पहली महिला निर्मला सीतारमण है, जो 5 जुलाई 2019 को हमारे वित्त मंत्री बने थे। तो इस प्रकार आपको ये कुछ फैक्ट हैं जो बजट से रिलेटेड ही हैं, इन पे भी थोड़ा ध्यान रखना है, इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है। पहले महिला इंदिरा गांधी, वित्त मंत्री के रूप में पहले महिला निर्मला सीतारमण है, प्रधानमंत्री के रूप में पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू है। उसके अलावा वे व्यक्ति जिन्होंने अपने जन्म दिवस पर बजट पेश किया तो मोरारजी देसाई है 1964 और 66 के अंदर। लंबा बजट मनमोहन सिंह निर्मला सीतारमण का और छोटा बजट हीरू भाई मूलजी भाई पटेल का। सर्वाधिक बजट प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्रियों की बात करें तो उसमें मोरारजी देसाई ने आज तक 10 बार बजट पेश किया है। निर्मला सीतारमण का 2026 वाला बजट ऐड करने के बाद 9 बार बजट पेश कर दिया है इन्होंने। पी चिदम्बरम ने भी 9 बार बजट पेश किया था। प्रणब मुखर्जी ने 8 बार और यशवंत सिन्हा ने 7 बार। तो ये क्रम भी आपको ध्यान रखना है कि 1 2 3 4 और 5 लोगों के क्रम आपको ध्यान रखने हैं कि उन्होंने इतने बार बजट पेश कर दिया। निर्मला सीतारमण ने 9 बार बजट पेश किया, उसमें से 7 बार तो सब कंप्लीट और 2 बार अंतरिम बजट पेश किया है इन्होंने। ये भी फैक्ट आप याद रखेंगे कि कंप्लीट बजट 7 बार और 2 बार अंतरिम बजट पेश किया है 9 बार में से इन्होंने। उसके अलावा प्रधानमंत्री जिन्होंने बजट पेश किया वे प्रधानमंत्री कौन कौन हैं, तो उसमें एक तो जवाहरलाल नेहरू 1958-59 का बजट पेश किया था, उसमें के वित्त मंत्री थे टी कृष्णामाचारी, उन्होंने क्या दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद है इंदिरा गांधी 1970-71 का बजट पेश किया था इन्होंने, और वित्त मंत्री उस समय मोरारजी देसाई थे, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था इसी कारण। और राजीव गांधी ने 1987-88 का बजट पेश किया था, उस समय के वित्त मंत्री VP सिंह ने अपना इस्तीफा दे दिया था। तो ये आप ध्यान रखेंगे, 3 व्यक्ति हो चुके हैं, वो तीनों आपको पता हो, इसे याद रह जाएगा, एक ही फैमिली से रिलेटेड है तीनों ही। जवाहरलाल नेहरू, इनके बेटे इंदिरा गांधी और इनके बेटे राजीव गांधी, इन तीनों ने बजट पेश किया है। तो बजट तीनों ने प्रधानमंत्री के तौर पे पेश किया था, न कि वित्त मंत्री के तौर पे। वित्त मंत्री इसमें ये थे टी कृष्णामाचारी, मोरारजी देसाई और VP सिंह, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, इसी वजह से इनको ये बजट पेश करने पड़े थे। तो आज तक के इतिहास में 3 ही प्रधानमंत्री ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। तीनों के नाम आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो ये फैक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं RPSC के द्वारा
कि हमारे आरबीआई गवर्नर और वित्त मंत्री के तौर पे काम करने वाले व्यक्ति कौन कौन हैं, तो सीडी देशमुख और मनमोहन सिंह। ये मनमोहन सिंह रिलेटेड तो अभी आरपीएससी ने क्वेश्चन बनाया भी था ऐसा ही, कि हमारे वे प्रधानमंत्री जो आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं, वित्त मंत्री भी रहे हैं, तो मनमोहन सिंह है उसका उत्तर। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन देखिए, याद कीजिए आप। फैक्चुअल आजकल क्या है, 4 कथन देते हैं, तो कथन में से ऐसे क्वेश्चन बना के देते हैं, जिसकी वजह से हमें पता होना चाहिए कि एक सीडी देशमुख व्यक्ति है और एक मनमोहन सिंह है, जो आरबीआई के गवर्नर भी रहे थे और वित्त मंत्री भी रहे थे। तो आरबीआई गवर्नर और वित्त मंत्री दोनों के पद पर रहने वाले व्यक्ति सीडी देशमुख और मनमोहन सिंह है। कहने का मतलब उन्होंने राजनीतिक रूप से और प्रशासनिक रूप से दोनों तरीके से काम किया हुआ है, वित्त को लेकर के, वित्त मंत्रालय में या वित्त को लेकर के प्रशासन और राजनीतिक रूप से दोनों तरफ से काम किया है सीडी देशमुख और मनमोहन सिंह ने। फिर वे वित्त मंत्री कौन है जो बाद में राष्ट्रपति भी बने थे, तो एक तो आर वेंकटरमन जो हमारे 8वें राष्ट्रपति बने थे, और एक प्रणब मुखर्जी जो 13वें राष्ट्रपति बने थे। इनकी बात करें आर वेंकटरमन की, तो ये वित्त मंत्री रहे थे 1980 से 82 के बीच में, और ये प्रेसिडेंट रहे थे 1987 से 92 के मध्य में। इसी प्रकार प्रणब मुखर्जी की बात करें तो ये 1984 में बने थे एक बार तो वित्त मंत्री, फिर 2009 से 12 के बीच में वित्त मंत्री बने, और ये राष्ट्रपति बने थे 2012 से 17 में। आप ये ध्यान रखेंगे, ये जो ओब्लिक है इससे पहले इनका वित्त मंत्री के तौर पे कार्यकाल है, इसके बाद इनका राष्ट्रपति के तौर पे कार्यकाल है। इसी प्रकार यहाँ ओब्लिक है, इसका मतलब ये वाला कार्यकाल इनका वित्त मंत्री के रूप में है और ये वाला कार्यकाल इनका राष्ट्रपति के रूप में है। इसी प्रकार इधर सीडी देशमुख का ये इनका गवर्नर के रूप में कार्यकाल है और ये इनका वित्त मंत्री के रूप में कार्यकाल है। ये पहले इनका गवर्नर के रूप में कार्यकाल है और ये इनका वित्त मंत्री के रूप में कार्यकाल है। जिन लोगों को कार्यकाल से रिलेटेड क्वेश्चन भी देखने हैं तो आप इन कार्यकाल भी मैंने साथ में इनके ऐड कर दिया है, ध्यान रखेंगे। वैसे इनके बारे में ये ध्यान रखेंगे, आर वेंकटरमन हमारे 8वें प्रेसिडेंट थे और प्रणब मुखर्जी हमारे 13वें प्रेसिडेंट थे, ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। उसके अलावा वित्त मंत्री जो प्रधानमंत्री भी बने थे, तो मोरारजी देसाई हमारे 4थे प्रधानमंत्री थे, चौधरी चरण सिंह हमारे 5वें प्रधानमंत्री थे, वीपी सिंह हमारे 8वें प्रधानमंत्री थे और मनमोहन सिंह हमारे 13वें प्रधानमंत्री थे। मोरारजी देसाई ने वित्त मंत्री के रूप में जो कार्य किया था वो 1959 से 63 के बीच में और 67 से 69 के मध्य किया था, और वे प्रधानमंत्री बने थे 1977 से 79 के मध्य। चौधरी चरण सिंह वित्त मंत्री के रूप में 1977 से 78 के मध्य रहे और प्रधानमंत्री 1979 से 1980 के मध्य रहे। वीपी सिंह 1984 से 87 के मध्य बने थे और जो प्रधानमंत्री बने हमारे वो 1989 से लेकर 1990 के मध्य बने थे। मनमोहन सिंह हमारे वित्त मंत्री 1991 से 96 के मध्य रहे और प्रधानमंत्री 2004 से लेकर 14 तक रहे थे। ये आप इनका कार्यकाल याद रखेंगे। मुख्यमंत्री जो वित्त मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं उसमें एक मोरारजी देसाई है जो पहले सीएम बने थे बॉम्बे स्टेट के, बाद में भारत के वित्त मंत्री बने थे। चौधरी चरण सिंह जो पहले यूपी के सीएम थे, बाद में भारत के वित्त मंत्री बने थे। और वीपी सिंह जो उत्तर प्रदेश के सीएम थे, बाद में भारत के वित्त मंत्री भी बने थे। तो 3 लोग ऐसे हैं जो किसी स्टेट के सीएम रह चुके हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री भी वित्त मंत्री भी बन चुके हैं। और उसके बाद हम कुछ बात कर लेते हैं भारत के वित्त मंत्रियों पे। तो भारत के पहले वित्त मंत्री रहे थे आर के षणमुख सेठी 1947 से 48 के बीच में। दूसरे हमारे जो वित्त मंत्री बने जॉन मथाई 1948 से 1950। इन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। इन्होंने गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था, स्वतंत्र भारत, और इन्होंने गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। उसके बाद तीसरे सीडी देशमुख 4 नंबर के टीटी कृष्णाचारी बने थे और 5वें इनको बजट पेश करना पड़ा था, पर प्रॉपर रूप से 5वें बने थे मोरारजी देसाई। तो स्टार्टिंग में 4-5 लोगों का क्रम आप याद रखेंगे ताकि आपको कभी क्रमावली दे तो याद रहना चाहिए। स्टार्टिंग के 4-5 लोग तो आर के षणमुख सेठी, जॉन मथाई, सीडी देशमुख, टीटी कृष्णाचारी, जवाहरलाल नेहरू और मोरारजी देसाई। उसके अलावा हमें वे व्यक्ति ध्यान रखने हैं जो 2 कार्यकाल के लिए वित्त मंत्री बने थे। उसमें एक तो है हमारे टीटी कृष्णाचारी और दूसरे हैं मोरारजी देसाई। टीटी कृष्णाचारी 56 से 58 के मध्य रहे, 64 से 65 के मध्य रहे। मोरारजी देसाई 59 से 64 के मध्य रहे और 67 से 70 के मध्य रहे थे। उसके बाद हम बात करें सचिन चौधरी रहे, इंदिरा गांधी रहे, यशवंत चौहान रहे, सी सुब्रमण्यम भी बने थे। उसके बाद एच.एम. पटेल, चौधरी चरण सिंह, आर वेंकटरमन। फिर हमें तीसरे व्यक्ति मिल रहे हैं प्रणब मुखर्जी जो 2 बार हमारे वित्त मंत्री रहे 1982 से 84 और उसके बाद 2008 से 12 के मध्य में। थोड़ा सा हमें लगता है कि हमें थोड़ी गलती कर दी पीछे,
ठीक है, ये 82 करना है यहाँ पे। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी 82 से 84। उसके बाद में विश्वनाथ प्रताप सिंह बने, फिर राजीव गांधी बने, उसके बाद नारायण दत्त तिवारी बने, शंकरदेव चौहान बने, मधु दंडवते बने। उसके बाद चौथे व्यक्ति हैं हमारे यशवंत सिन्हा, जो 2 कार्यकाल के लिए वित्त मंत्री बने थे, 1990 से 91 के मध्य और 1998 से 2002 के मध्य। फिर बने मनमोहन सिंह, फिर यशवंत सिन्हा 5वें ऐसे व्यक्ति हैं जो 1996 में बने थे एक बार, और फिर उसके बाद 2002 से 4 के मध्य बने थे वित्त मंत्री। उसके बाद पी चिदम्बरम हमारे छठे व्यक्ति मान सकते हो, परंतु इनका ये भी याद रखना है कि ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो 3 कार्यकाल के लिए 3 टर्म 3 कार्यकाल के लिए वित्त मंत्री बने। 1996 से 1998, 2004 से 8 के लिए, 2012 से 14 के लिए 3 टर्म के काम करने वाले हमारे एकमात्र वित्त मंत्री पी चिदम्बरम है। उसके बाद अरुण जेटली बने 2014 से 19 के मध्य, और लास्ट निर्मला सीतारमण 2019 से लगातार। तो हमें फाइनल वाले 3 व्यक्ति ध्यान रखने हैं। निर्मला सीतारमण, उनसे पहले अरुण जेटली थे, उनसे पहले पी चिदम्बरम थे 2012 से 14 के बीच में। पी चिदम्बरम एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो 3 कार्यकाल के लिए हमारे वित्त मंत्री बने, ये आपको भी ध्यान रखना है। उसके अलावा आप ये भी ध्यान रखेंगे 2-2 टर्म के लिए कौन कौन व्यक्ति थे। एक तो टी कृष्णामाचारी, एक मोरारजी देसाई, प्रणब मुखर्जी, यशवंत सिन्हा, जसवंत सिंह और पी चिदम्बरम 3 टर्म के लिए। तो ये इन व्यक्तियों के बारे में आप ध्यान रखेंगे, और शुरू वाले 4-5 लोगों के बारे में थोड़ा क्रम ध्यान रखेंगे, और अंतिम में आप 3 लोगों का क्रम ध्यान रखें कि ये व्यक्ति बने थे। 2012 से पहले हम बात करें तो इनके ऊपर आप देख लीजिएगा, इसमें पूरा टर्म लिख रखा है। 2008 से 12 के बीच में प्रणब मुखर्जी थे हमारे, इनसे पहले 8 से 12 के बीच में कौन थे? प्रणब मुखर्जी, और उनसे जस्ट पहले वापिस पी चिदम्बरम। तो पी चिदम्बरम, प्रणब मुखर्जी, पी चिदम्बरम, अरुण जेटली, निर्मला सीतारमण। तो अंतिम में बात करूं कि लास्ट 5 व्यक्तियों के नाम लिखूं तो हम याद लिख सकते हैं यहाँ पे पी चिदम्बरम, उसके बाद में प्रणब मुखर्जी, उसके बाद में वापिस पी चिदम्बरम, उसके बाद में अरुण जेटली, और अंतिम अभी जो हमारे हैं निर्मला सीतारमण मैडम। तो पी चिदम्बरम 2004 से 8 के मध्य, 8 से 12 के मध्य, 12 से 14, 14 से 19 और 19 से लगातार चल ही रहे हैं। तो अंतिम 5 व्यक्तियों के बारे में ये क्रम थोड़ा ध्यान रखेंगे, और स्टार्टिंग के 5 व्यक्तियों का क्रम ध्यान रखेंगे। और उसके अलावा 2 टर्म के लिए रहने वाले व्यक्ति कौन कौन थे, और एकमात्र 3 टर्म के लिए हमारे वित्त मंत्री बने हैं पी चिदम्बरम। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, वित्त मंत्रियों को लेकर ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। उसके अलावा ये व्यक्ति आप ध्यान रखेंगे, मुख्यमंत्री कौन थे जो वित्त मंत्री बने, या वित्त मंत्री कौन थे जो प्रधानमंत्री बने, या वित्त मंत्री जो कौन थे जो राष्ट्रपति बने, या आरबीआई गवर्नर वित्त मंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन कौन थे, इन पे थोड़ा ध्यान रखेंगे। उसके अलावा भी प्रधानमंत्री जो बजट प्रस्तुत कर रहे हैं वो भी आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। और हमारे सर्वाधिक बजट पेश करने वाले हमने बात कर ली है वित्त मंत्री कौन कौन रहे। उसके अलावा बजट छोटा बड़ा कम लंबा भाषण, इस पे भी हम बात कर चुके हैं। और हम ये क्रम से लेकर के ये महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पे बात कर चुके हैं कि किस बजट को किस नाम से जाना गया, कौन सा बजट किस नाम से पहचाना गया है, इस पे हम बात कर चुके हैं। बजट के प्रकार क्या होते हैं, बजट में क्या क्या शामिल होता है, बजट को तैयार कौन करता है, और बजट से लेकर के सामान्य बातें, इन बातों पे हम डिसीजन या बातें कर चुके हैं। तो इसी के साथ ही आज की क्लास हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगे तो कमेंट में जाकर के कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट क्लास किस प्रकार होनी चाहिए, उसमें क्या सुधार किया जाना चाहिए, या क्या सुधार किया जा सकता है इसको लेकर के। तो इसी के साथ ही आज के लिए धन्यवाद। आपका दिन अच्छा हो। धन्यवाद।